हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक इमेजिनेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य की मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वीक सीरीज की क्लासों को लेकर एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं। और आप भी अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वन वीक सीरीज या फिर आपके बीए सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को ऑनलाइन चाहते हो तो आप हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। सबसे पहली बात है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम्प्लीटली एक ही वीडियो में वन वीक सीरीज का कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं महामैराथन क्लास को लगाकर, यानी कि आपके एग्जाम्स से पहले सीरीज को खत्म करने का वादा करते हैं। ऑनलाइन माध्यम से एक पढ़ने का फायदा है कि आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही आपके सामने पेश होती है। तो चलिए, कुछ एक क्लासों को हमने वन वीक सीरीज की ली है। हिंदी साहित्य की एक क्लास ली है जिसके अंदर हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को पढ़ा था। 10 क्वेश्चंस यानी कि हम लोगों ने यहाँ तक, यानी कि देखो 10वां प्रश्न है हमारा, यहाँ तक हम लोगों ने अपनी क्लास को लिया था, व्यवस्थित तरीके से लिया था। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हमारे इस 11वें प्रश्न से, आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की वैसे राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की क्लासें भी इस प्लेटफॉर्म पर लगती है। वन वीक सीरीज को काफ़ी हद तक 3-4 क्लासें हो चुकी है और उन क्लासों को देखना मत भूलिए। अब यहाँ पर आपको एक फ़ायदा होगा कि आपके कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे ही मेरा वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर आता है तो आप छोटी सी वीडियो, यानी कि मैं 2-3 प्रश्न ही करवाता हूँ, ज़्यादा नहीं करवाता हूँ, तो आप छोटी सी क्लास को देख लिया करो, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। अगर आपने एक एक बार देख लिया होगा तो आप जब महामैराथन क्लास यानी कि एक ही वीडियो में पूरी सीरीज पढ़ोगे तब समझ में आएगी, ये आपका फ़ायदा होगा। तो डेली आप देख लिया करो, इसलिए यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और रेगुलर देखना पड़ेगा, तब जाकर आप व्यवस्थित तरीके से अपने कंपटीशन एग्जाम के साथ में जुड़े रहोगे। तो चलिए अपनी क्लास का सबसे पहला प्रश्न या फिर 11वें प्रश्न से अपनी क्लास से शुरू हो रही है। और अपना सबसे पहला सवाल है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल क्यों कहा है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आदिकाल को बीजोपन काल कहा गया, तो क्यों कहा गया? इसका उत्तर है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को, यानी कि आदिकाल को प्रवृत्तिगत विविधता, किसके लिए? प्रवृत्तिगत विविधता और हिंदी भाषा के साहित्य के विकास के बीज के रूप में देखकर, हिंदी भाषा समझो, हिंदी भाषा के साहित्य के विकास के बीज के रूप में देखकर इस काल को बीजोपन काल कहा है। तो आदिकाल को बीजोपन काल इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा के साहित्य के विकास के बीज के रूप में देखा गया है। आदिकाल को किसके रूप में देखा गया है? आदिकाल को यहाँ पर साहित्य के विकास के बीज के रूप में देखा गया है, इसलिए बीजोपन काल कहा गया है। समझ के पॉइंट को एक बार खुद पढ़िएगा, मंथन कीजिएगा। अब इसके आगे एक और सवाल आता है कि आदिकाल जैन साहित्य में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। तो आदिकाल जैन साहित्य की बात हो रही है। कौन सा साहित्य? आदिकाल जैन साहित्य के अंदर किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। तो ध्यान रखना यहाँ पर है, आदिकाल जैन साहित्य में निम्नलिखित 4 प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। किसकी बात हो रही है? आदिकाल जैन साहित्य की। सबसे पहली है, 4 रचनाओं में सबसे पहली है कि रामायण और महाभारत के अनुकरण पर रचित कृतियां, यानी कि रामायण और महाभारत है उनके अनुकरण है, उस पर अलग अलग कृतियां लिखी गई हैं। किसके अंदर? आदिकाल जैन साहित्य की बात हो रही है। दूसरा है पुराणों के अनुकरण पर रचित कृतियां, जो भी पुराण है हमारे, कितने पुराण है? 18 पुराण है, और उन पर रचित कृतियां। इसके बाद में है उपदेश एवं नीति परक कृतियां, उपदेश देने वाले, यानी कि उपदेश कोई भी होते हैं, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अलग अलग प्रकार के उपदेश दिया करते थे, और उन उपदेश और नीति परक, नीति की परख यानी कि उसकी परीक्षा लेने वाली की कृतियां हैं, तो इन पर भी क्या लिखा गया है? अलग रचनाएं लिखी गई है। किसके द्वारा? आदिकाल जैन साहित्य के द्वारा। इसके बाद में है लौकिक कथाओं पर आधारित कृतियां। लौकिक कथा यानी कि आपने जैसे कि पाबू जी की फड़ देखा होगा, तेजा जी की फड़ को आपने सुना होगा। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनमें अलग अलग फड़ होती है, यानी कि लौकिक कथा होती है, लोगों की अलग अलग प्रकार की कथाएं होती है, उन पर आधारित कृतियां, यानी कि आदिकाल जैन साहित्य को अलग अलग, आदिकाल जैन साहित्य में जो रचना है वो 4 प्रकारों से बांटी गई है, 4 भागों में बांटी गई है। सबसे पहला है रामायण महाभारत अनुकरण
रचित कृतियाँ, पुराणों के अनुकरण रचित कृतियाँ, उपदेश नीतिपरक कृतियाँ, इसके बाद लौकिक कथा पर आधारित कृतियाँ। समझ गए। इसके बाद में अगला सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि आदिकाल जैन अपभ्रंश साहित्य के रचनाकारों के नाम लिखिए। आदिकाल जैन अपभ्रंश साहित्य, सेम सवाल है। ये जो ऊपर वाला सवाल है आदिकाल जैन साहित्य, उसमें ही एक और सवाल बन गया कि आदिकाल जैन अपभ्रंश साहित्य के रचनाकारों के नाम बताने हैं। तो इनमें सबसे पहला है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, धर्मसूरी, हेमचंद्र, मुंज आदिकाल के जैन अपभ्रंश साहित्य के सर्जन किया है। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी नाम है, जैसे कि हेमेंद्र है, मुंज है, धर्मसूरी है, धनपाल है, पुष्पदंत है, स्वयंभू है, तो ये क्या है, आदिकाल जैन साहित्य के क्या है, रचनाकार है, या फिर आप कह सकते हैं तो भाई रचनाकार हो गया, लिखने वाले। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। तो यहाँ पर एक और सवाल आपके एग्जाम में छोटा सा बन सकता है कि यहाँ पर अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, किस रचनाकार को, किस जैन अपभ्रंश साहित्य के रचनाकार को अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। तो बस इतनी सी बात थी इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, धर्मसूरी, हेमेंद्र, मुंज, इनको आप ध्यान रखना। चलिए शुरू करते हैं अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट 14वां सवाल। दोस्तों एक बार और मैं आपको बात बोल देता हूं कि आप चाहे कोई सी भी वन वीक सीरीज पढ़िए, जैसे कि आपको ये सवाल अगर किसी वन वीक सीरीज के अंदर देखने को मिलता है तो ये सवाल किसी भी वन वीक सीरीज में आप चले जाओ उसमें सेम होता है। जैसे कि फर्क क्या होता है, जैसे कि आप 2023 की सीरीज पढ़ो, 24 की पढ़ो, 25 की पढ़ो, फर्क केवल इतना होता है कि जो पिछला एग्जाम्स है, जैसे कि आज 2026 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप न्यू वन वीक सीरीज पढ़ते हो तो आपके उस न्यू वन वीक सीरीज के अंदर पिछले एग्जाम्स है 2025 के वो दे रखे होते हैं। अगर आप पुरानी वन वीक सीरीज पढ़ोगे 2024 की तो उसमें नहीं होंगे, बस इतना फर्क होगा कि जो नए प्रश्न है उनको मैं वापस आपको अलग से करवाऊंगा, इसलिए अभी इन प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही करवा रहा हूँ। तो आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ में, प्लेटफॉर्म के साथ में, और रेगुलर अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला और इम्पोर्टेंट सवाल कि अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास किसको कहा जाता है। आदिकाल के जैन कवि पुष्पदंत, जिसका समय 10वीं सदी माना गया है। आदिकाल के जैन जो पुष्पदंत है इसका समय 10वीं सदी माना गया है, को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, अपभ्रंश का व्यास है वो पुष्पदंत, कवि पुष्पदंत को कहा जाता है। समझ गए। अगला सवाल है कि परमचर्यु नामक कृति का परिचय दीजिए। परमचर्यु नामक कृति है, इसका परिचय देना। परमचर्यु कृति है, इसमें क्या लिखा गया है, किसने लिखा है, इसके बारे में आपको परिचय देना है। तो परमचर्यु अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाने वाले आदिकाल के कवि स्वयंभू की कृति है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला लिखना है कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि परमचर्यु नामक कृति पर परिचय दीजिए, तो परमचर्यु नामक जो कृति है ये किसके द्वारा लिखी गई, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है किसके द्वारा लिखी गई। तो ये वाल्मीकि, अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाने वाले स्वयंभू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, स्वयंभू के द्वारा। इसका आधार वाल्मीकि रामायण है। तो परमचर्यु नामक कृति का आधार कौन सा है, रामायण है। इसे विद्याधर, सुंदर युद्ध और उत्तरकांड आदि 4 कांडों में राम कथा को प्रस्तुत किया गया है। तो इतनी सी बात आपको लिखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने आज की इस वीडियो में समझ लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देना। जय हिंद।